हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस ऑन मैथ्स मेंटर चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो जीआईसी है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी है या फिर मास्टर कैडरे पंजाब है, तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर पे वो केमिस्ट्री साथ में लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। तो मेरी आगे जो भी लाइव क्लासेस होंगी या जो भी अपडेट्स होंगी वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं वो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो एमसीक्यूज कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जिनकी संभावना, जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की 90% तक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग concentration value for a solution changes with changes in temperature। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 इज मोलैरिटी, नंबर 2 मास परसेंटेज, नंबर 3 इज मोलैलिटी और नंबर 4 मोल फ्रैक्शन। तो इन चारों में से हमें बताना क्या है कि टेम्परेचर के साथ किसकी कंसंट्रेशन वैल्यू इनमें से चेंज हो जाएगी। तो उसे बताने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा? जहां पे वॉल्यूम हो। अब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आपस में रिलेट करते हैं। मतलब जहां पर वॉल्यूम चेंज होता है वहां पर टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन सब के अंदर वॉल्यूम कहां कहां आ रहा है, किसके फॉर्मूला में आ रहा है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, जिसके चारों में से जिसके भी फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम आएगा मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब वो कंसंट्रेशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम मोलैरिटी को? कैपिटल एम से। कैसे हम इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, अगर वॉल्यूम मुझे मिलीलीटर में गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे ओपन करते हैं हम? वेट ऑफ गिवन सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह से मैं यहां पे मोलैलिटी का फॉर्मूला भी लिख देती हूं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होगा? NB, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1000 डिवाइडेड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसे भी ओपन कर लेते हैं। मोलैलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलैलिटी को? स्मॉल m से। When we open this, we will get, जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। और इन दोनों का तो नाम से ही पता चल रहा है, मास परसेंटेज, यानी इसके अंदर कंप्लीटली मास की बात की गई है। मोल फ्रैक्शन, इसका भी आपको पता है, ये भी कंप्लीटली जो है किस पे डिपेंड करता है? मास पे ही डिपेंड करता है। तो कहने की बात क्या है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, इन चारों में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो आपका वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जिसके अंदर वॉल्यूम आ रही है उसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम चेंज होगा, मींस टेम्परेचर चेंज होगा, मींस वो कंसंट्रेशन वैल्यू चेंज होगी। अब देखिए, मोलैलिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों के तीनों हमारे एंटायरली वेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट मोलैरिटी, जब हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया तो हमने क्या देखा? इसमें होता है वॉल्यूम। क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने लीटर या मिलीलीटर की बात की है, दैट मीन्स वो किसके अंदर कंसीडर हो रहा है? वॉल्यूम के अंदर कंसीडर हो रहा है। मतलब मोलैरिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पे पूरी तरह डिपेंड कर रही है।
वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगी, एक्सपेंड हो जाएगी अगर इंक्रीज हुआ टेम्परेचर। तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगी। तो दैट मींस इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोलैरिटी। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम है और वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो मोलैरिटी विल बी द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। देखो दिखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा हुआ है सिंपल, लेकिन एक चीज है इसके अंदर, पिक्रिक एसिड, नॉर्मली जब एसिड की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या चीज आ जाती है, एसिडिक ग्रुप होगा इसके साथ। फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, नॉर्मली हमारे दिमाग में जब भी हम देखते हैं पिक्रिक एसिड है तो एसिड का सोच के या एसिड का देख के हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है या कोई और एसिडिक ग्रुप। मेनली हमारा ध्यान जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही जाता है अगर बात यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की हो तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, तो हमारे दिमाग में एसिड पे चला जाता है, एकदम से स्ट्राइक एसिड पे कर जाता है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि पिक्रिक एसिड का नाम बेशक पिक्रिक एसिड है लेकिन उसमें कोई भी एसिड नहीं है। ओके, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये कंफ्यूजन। यहां पर देखिए जरा, कोई एसिडिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, नहीं, बट है यही, ये है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में एसिडिक ग्रुप कोई नहीं है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ये जरूर ध्यान रखना है कि पिक्रिक एसिड में एसिडिक ग्रुप नहीं होता, इसके अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं बेंजीन पर और एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। मतलब हमारे पास ये है पिक्रिक एसिड 1,3,5 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। तो क्या आंसर होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि पिक्रिक एसिड नाम बेशक एसिड है बट एक्चुअल में उसके अंदर कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, ये है हमारा पिक्रिक एसिड जिसके अंदर OH ग्रुप है। Which of the following outer electronic configurations is not correct? तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको दी गई हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करते हैं हमें पता है हमारे माइंड में 3 चीजें रहनी चाहिए, हंट्स रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आउफबाउ प्रिंसिपल। ये तीनों अगर हमारे माइंड में हैं तो हम इजिली ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। तो ये बताने के लिए इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, हम एक बार सबकी कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। ऑक्सीजन, हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता है ऑक्सीजन जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो किसके बेस पे करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो फिल करें जरा, 1s2 2s2 2p4। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन की 2s2 2p4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बोरोन देखते हैं जरा, बोरोन क्या होता है इसका भाई, 5 एटॉमिक नंबर है, फिल करें जरा, 1s2 2s2 2p1 2p1 2s2 2p1, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3, ये भी बिल्कुल सही है। कम टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो करते हैं कैलकुलेट, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, यहां पे हो गए 3s2 3p1, यही होगी इसकी, काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 6 3 9 10 11 12 13, ये हो गया। तो मतलब कितनी कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p1। अब यहां देखते हैं जरा, ये तो 3s2 3p3 है, बल्कि होनी क्या चाहिए थी, 3s2 3p1, तो ये वाली गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 इज a reaction that converts an amide into amine is called. तो ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है जिसके अंदर अमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइन में, यानी कि C डबल बॉन्ड O NH, ये ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल, मेनली प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइंस में। तो इन चारों में से वो कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा देखने से पता चल रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये है। और क्या है ये रिएक्शन, लेट अस सी। इसके अंदर हम अमाइड लेते हैं कोई भी, सपोज मैंने ये लिया एसिटामाइड, दिस वन, इसमें हमने एज अ नेम सजेस्ट ब्रोमो लिखा है ना, यानी ब्रोमीन लेनी है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस means NaOH. It will convert amides to amines, मतलब बीच का CO गायब और आपको मिल गया प्राइमरी अमाइन, मीथेन अमाइन मिल गया। प्लस साइड प्रोडक्ट्स, क्या क्या साइड प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, KBr प्लस K2CO3 प्लस, सॉरी क्योंकि हम यहां पे सोडियम ले रहे हैं तो यहां पे Na होगा, NaBr प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये होती है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसके अंदर अमाइड ग्रुप्स गेट कन्वर्टेड टू अमाइन ग्रुप, ब्रोमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइंस के अंदर। सो दिस इज द नेमिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with dilution the molar conductivity of a solution, number 1 decreases, number 2 increases, number 3 remains constant, या number 4 first increases then decreases। तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अगर बात हमने मोलर कंडक्टिविटी की है तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पता तो होगा आपको। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, वो कंडक्टिविटी जो आयन से प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण, जब 1 मोल ऑफ एटम आपका या 1 मोल ऑफ आयन आपका ब्रेक होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो 1 मोल एटम के ब्रेक होने से बने आयंस की वजह से क्रिएट होती है। अब बात है यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हो क्या रहा है। तो देखिए डाइल्यूशन, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है कंसंट्रेशन और एक होती है डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन यानी गाढ़ा होना, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट में से सोल्यूट का ज्यादा होना, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होना। वहीं डाइल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होना, मतलब डाइल्यूटेड होना। पानी ज्यादा ऐड करते रहोगे तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, सॉलिड या सोल्यूट ज्यादा ऐड करते रहोगे तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। बट यहां किसकी बात की गई है, डाइल्यूशन की बात की गई है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर हम और ज्यादा एक्सेस में कुछ सॉल्वेंट डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसे सोल्यूट कर रहे हैं, उसे डिल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन के साथ क्या फर्क पड़ने वाला है हमारी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। देखो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि एरिया बहुत बढ़ जाता है, स्पेस उन दोनों के बीच में, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है आयंस के बीच में वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना इजी हो जाता है। लेकिन यहां बात की है मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी यानी एक मोल के आयन कितनी कंडक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। चाहे आप जितना मर्जी डाइल्यूशन करते जाओ, जितना मर्जी डाइल्यूट करते जाओ अपने सॉल्यूशन को, आयंस तो 1 मोल ही रहेंगे ना, प्लस उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, विद डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब डाइल्यूशन के साथ आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूर दूर होते जा रहे हैं, इजी हो रहा है आयंस को मूव करना या फिर से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज ही करती है, क्योंकि 1 मोलर आयंस का मूव करना इजी हो रहा है, और आयंस जितना इजीली मूव करेंगे, जितनी कम उनके बीच में हिंड्रेंस होगी, उतनी ही अच्छी वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई
with dilution molar conductivity of a solution increases. So option B will be the correct answer. Next question is, which of the following is carbonate ore of iron? देखो कार्बोनेट लिखा है, मतलब कार्बोनेट फॉर्म में कौन सा और है यहाँ पे आयरन का। और तो आपको पता ही होगा जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों ओर्स हैं मेटल के, आयरन के, जिन चारों में से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कार्बोनेट और कौन सा है। तो पहले हम इनका फॉर्मूला लिख देते हैं क्या है, उसके बाद देखकर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा और कार्बोनेट फॉर्म में है। तो देखते हैं, सबसे पहले है कार्बन का हेमेटाइट और। हेमेटाइट और का केमिकल फॉर्मूला है दिस, Fe2O3। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है हमारे पास Fe3O4। सिडराइट ये होता है हमारे पास FeCO3। आयरन पाइराइट्स ये होता है FeS2। तो अब आपको देखने से पता चल ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कौन चारों में से किसके साथ यहां पर कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। तो चारों में से कार्बोनेट कहां है, सिडराइट के पास। सिडराइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeCO3, यानी कि आयरन का कार्बोनेट कौन सा हुआ चारों में, सिडराइट, ड्यू टू इट्स केमिकल फॉर्मूला। ओके, सो ये ऑक्साइड्स और हो गए आपके पास और ये सल्फाइड और, ठीक है। तो सिडराइट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75% of a reaction of first order was completed in 32 minutes. What is the time for completion of half of this reaction? तो केमिकल काइनेटिक्स में से आपका ये न्यूमेरिकल है। वैसे तो इसका एक पूरा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। सिंपल, जब भी आपको दे रखा हो ना कि 75% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है फर्स्ट ऑर्डर की और 50% यानी हाफ निकालनी है, तो सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है, वो ये है T 75%, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%। बस ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 75% ऑफ रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो गई, 32 मिनट्स में कंप्लीट हो गई। तो यहां पे मैं लिख दूं 32 इज इक्वल टू 2, और बतानी कितनी है मुझे, 50% बतानी है, मतलब हाफ ऑफ दिस रिएक्शन 50% ही बताना है। तो सी 50% यहां से कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज 16, यानी कि 50% आधी रिएक्शन मेरी कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 16 मिनट्स में। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो 16 मिनट्स देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 16 मिनट्स। अगर 75% 32 मिनट्स में कंप्लीट होती है तो 50% आपकी 16 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑर्गेनिक का है ये। एल्कीन दे रखी है, HBr हेलो एसिड दे रखा है, आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है ब्रोमो इथेन, और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात पॉइंट नोट करने वाली तो ये है कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन जो है वो ज्यादातर मोस्टली ये कहो कौन से रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही देता है। तो वहीं से हमें पता चल जाता है क्योंकि ये एल्कीन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तभी ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Br।
एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और डबल बॉन्ड के सराउंड्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनमें से एक के साथ लग जाता है हाइड्रोजन और दूसरे के साथ लग जाता है हेलोजन, जैसे कि यहाँ इस केस में हुआ है। एल्कीन था, हेलो एसिड, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर HBr का एक पॉजिटिव पार्ट एक कार्बन के पास और दूसरा नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बन एटम के पास, और हमारा क्या दे दिया उसने, ब्रोमो इथेन। तो कौन सी रिएक्शन हो गई ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड्स बन जाती हैं, अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। So the next question is plaster of Paris is, इसमें से 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और ये तो हमें गिवन ही है, सीधा वो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके साथ जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान रखना, जब हाफ मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिलेगा, कंबाइन होगा, तो आपको देगा CaSO4 2H2O, दैट इज जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, ये रहा जिप्सम आपका, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपल याद रखने वाली बात है ये तो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और एक और चीज, इसी से आप जिप्सम को भी लर्न कर सकते हो, इसमें 1.5 मॉलिक्यूल आप वाटर का ऐड करो, जो आपको मिलेगा दैट विल बी द जिप्सम, दिस वन। So this is about, so option B will be the correct answer. Plaster of Paris is this. Next question है हमारे पास, benzoic acid on treatment with nitric acid in the presence of sulfuric acid gives what? 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। क्या ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड देगा, या नाइट्रोबेंजीन देगा? तो रिएक्शन करते हैं और देख लेते हैं क्या देगा इन चारों में से। तो किसकी ट्रीटमेंट करवानी है, सिल्वर नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड की। तो क्या होगा बेंजोइक एसिड, दिस वन इज बेंजोइक एसिड, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। तो करवाते हैं इसे ट्रीट, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब अच्छा, आपको रिंग एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन के बारे में पता होगा कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवेटर होते हैं, रिंग एक्टिवेटर, और कौन से रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। मतलब कौन से जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं रिंग के ऊपर, और कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन से विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CO ग्रुप हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब कि डीएक्टिवेशन ग्रुप, मतलब जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स वो बेंजीन को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होंगी, वहां पे आप लोगों को रेजोनेंस पता होगा। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो देखते हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये उन्हीं पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचता है, ज्यादा खींचता है अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं। कब? जब उनके ऊपर कोई डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे COOH ग्रुप है। तो अब बची कौन सी साइड, सिर्फ मेटा साइड बची है। तो ठीक है, तो अब COO ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट मीन्स
कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा तो वो कहां पर अटैच हो सकता है, वो कहां पर अटैक कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ मेटा पोजीशन पे। तो क्योंकि हम नाइट्रेशन यहां पर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, याद देती हूं, वी विल गेट दिस मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा पर ही क्यों लगा ये, क्योंकि ये जो है ये क्या है, माइनस हाई इफेक्ट शो कर रहा है, डीएक्टिवेटर है, तो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, लेकिन मेटा पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहां बचे हैं, वो मेटा पोजीशन पर बचे हैं। और हमारा आ कौन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है करने के लिए। जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ रहा है उसको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, कहां से लेगा, वो मेटा से लेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आने वाला मेटा पोजीशन पे अटैक कर देता है और हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है, दैट इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी की तरह हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो भी हमारा मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब वो भी क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल को जो इनकी तरफ आ रहा है वो उसे कहां पे अटैच करवाते हैं, अपने मेटा साइट पे अटैच करवाते हैं। सो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा क्या बना है हमारे पास, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब हमें इन चार स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नंबर 1, डेल्टा जी क्या पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, देख लेंगे। डेल्टा जी 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर डेल्टा जी